दी मैं कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती, सब छूट जाता है, प्लीज़ सजेस्ट एक्सरसाइज एंड ऑल। बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन देखो इस जगतव्यापी समस्या का छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय है जो मैंने करके देखा एंड इट वर्क्स। सिंपल सी बात है, कोई भी हैबिट बिल्डिंग हो ना, उसके ऊपर एक छोटी सी कॉमिक, ऑनलाइन ही था, मैंने शायद व्लॉग में पढ़ के भी सुनाई थी, एक छोटी सी कॉमिक बुक में एक सिंपल सा मेथड था जो बच्चों के लिए था, लेकिन एंड में था कि आप चाहें तो जो भी है हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है क्या? जब भी आप कोई हैबिट बिल्डअप करने की कोशिश करें ना, तो उसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प। यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा इसका टारगेट नहीं लेंगे। शुरू में सिर्फ 5 मिनट मान के चलो, 5 मिनट में मूवमेंट करूँगी जो भी हो जाए, ठीक है। इतने सालों से अभी जिम नहीं था जब तक, 10 मिनट की घड़ी से मिला के बहुत हुआ, कभी छुट्टी है टाइम है 15 मिनट एक्सरसाइज। लेकिन क्योंकि वो 10 मिनट है और मुझे पता है कि उस 10 मिनट के बाद पूरे दिन एनर्जी रहने वाली है, वो 10 मिनट निकल जाते थे। लेकिन अगर मैं सोचूं कि करूँगी तो 1 घंटा ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, तो ऑब्वियसली वो छूट जाती। ठीक सेम चीज़ है, आपको स्टडी करनी है। मान लो आज आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, आपने 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन नेक्स्ट डे आपकी कोई फ्रेंड आ गई, कज़िन आ गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, आपने एक भी दिन पढ़ाई मतलब लेके ही नहीं बैठे किताब। उसकी बजाय क्या है, आज हम बिज़ी हैं, आज हमारे पास कोई और दूसरे ज़रूरी काम है, हम चाहे आज 5 मिनट के लिए पढ़ें, चाहे हम 10 पन्नों की बजाय 5 पन्नों की बजाय केवल 1 पेज पढ़ें, चाहे हमें पूरी तरीके से वो समझ आए या नहीं आए, लेकिन हम 5 मिनट के लिए बैठ जाएं पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, एक रूटीन बन जाता है, ठीक है। और कई बार आप उस 5 मिनट को अपने आप ही एक्सटेंड कर दे तो पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते तो भी अगर आपने कहीं पर एक अपनी प्रोग्रेस मार्क की हुई है, जो इस टाइम मैंने योगा वाला वो शेयर करा है, उसमें आप देखना व्हाट्सएप पे ट्रैकर आ रहा है, तो जब आपका वो सेम डे जब जैसे ही ज्वाइन करते हो एक टिक लग जाता है ना, ट्रैकिंग हो जाती है कि आप आए, तो बीच में अगर एक भी डिब्बा खाली जाएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो सेम चीज़ आप कर सकते हो अपने डायरी में, कैलेंडर पे, या सेम कैलेंडर जो दीवारों पर टंगे होते हैं उस पर आप ट्रैकिंग के लिए टिक कर सकते हो। मान लो आपको एक्सरसाइज की हैबिट बनानी है या फिर रीडिंग की बनानी है, किसी भी चीज़ की बनानी है ना, कि आज मैंने किया, देन टिक। नेक्स्ट डे अगर किया है देन टिक। तो अभी अब जो लगातार टिक करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, बीच में अगर कोई मिस होगा तो आपको वो खटकेगा, आप मिस नहीं करोगे। तो चाहे 5 मिनट के लिए ही करो, लेकिन कर लो। दूसरी चीज़ हो गई कि शुरू 5 मिनट के लिए ही करना है, एंड बाद में भी अगर मिस होने की बारी आए तो भी 5 मिनट के लिए सही, लेकिन ज़रूर बैठना है। तीसरी चीज़, मानो मैं कहूँ किसी दिन ऐसा हो गया कि आप 5 मिनट भी नहीं कर पाए, हो गई कुछ ऐसी स्थिति, तो ये बिल्कुल मेक श्योर करो कि वो लगातार 2 दिन ना हो मिस। टिक लगा रहे हो ना, एक जगह मिस हो गया, ठीक है, मान लिया हो गया, अगले दिन किसी हालत में ना हो। ये हैबिट बिल्डिंग के ना 3 मतलब मैंने पढ़े हैं, अप्लाई करे हैं गोल्डन रूल। और कोइंसिडेंस की बात कह लो या ये कह लो कि सारे जितने भी एक लेवल पे सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही सोच रहे होते हैं। तो जो अभी योगा क्लास जो आजकल सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग और दिल उसमें लगा हुआ है, उसमें सेम चीज़ है। 21 दिन कहते हैं किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन चाहिए, तो उन्होंने 21 दिन का प्लान रखा है। फिर वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ट्रैकिंग, सबसे पहले ट्रैकिंग ज़रूरी है, और सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही बोली ट्रैकिंग से भी कि आप 5 मिनट के लिए करना। अगर आप उनके सेशन को ज्वाइन करते हो, 5 तो क्या 2 मिनट बाद भी आप आउट हो जाते हो ना, तो भी आपके ट्रैकर में टिक लग जाता है कि आप आए तो। और इतने वो अच्छे हैं सेशन कि आप छोड़ तो पा नहीं रहे हो ना, ये वाली बात भी है ना। तो दूसरी चीज़ भी वहाँ भी प्रूव हो रही है। और तीसरी चीज़ वही है कि भाई अगर हमारा किसी दिन मिस भी हो जाता है तो हम अगले दिन ना मिस करें। इस चीज़ को वो मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने आप लगता है जब एक लाइन में हम टिक लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको कंसिस्टेंसी वाली जो प्रॉब्लम है, अब मैं तुरंत समराइज़ करूं जल्दी से। सबसे पहले अपना जो स्टार्टिंग का काम है उसको बिल्कुल छोटे टुकड़े पे करो। वॉक करनी है, केवल 5 मिनट की वॉक करो। स्टडी करनी है, केवल 1 पन्ने को रीड करना है, ठीक है। बहुत छोटे टारगेट से शुरू करो ताकि स्टार्ट में ही आपका मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो। दूसरी चीज़, आप उसको ट्रैक करो कि जिस दिन मैंने किया उस दिन मैं टिक लगाऊंगी। तीसरी चीज़, अगर इन केस मिस होता भी है तो भी 2 दिन
ऑन द गो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस सबका होता है, लेकिन रूल यही है कि एक साथ 2 दिन लगातार नहीं करना है। बस ये 3 चीज़ आप कहीं लिख लो, याद रख सकते हो याद रख लो, इसको फॉलो करना। देन कोई भी आदत आपको जो बनानी है ना, आपकी बिल्कुल शॉर्ट कंसिस्टेंसी उसमें मिल जाएगी। करके देखना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो एपिसोड 107 जिसमें मैंने ज़ोर दिया था इस बात पे कि हाउसवाइफ को भी जेब खर्ची मिलनी चाहिए, और ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सिस्टम हो सकता है अगर ये शुरू हो जाए तो देखना बहुत सारी महिलाएं खुश रहेंगी और साथ में उनका घर भी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। करके अगर कुछ लोग देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकली के तौर पे, अगर कुछ मेल इसको देख रहे हो कि जस्ट पॉकेट मनी के तौर पे अपनी पत्नी को भी कुछ पैसे दें, जिसका उसे कहीं से कोई हिसाब ना पूछे, चाहे वो जोड़े चाहे खर्च करे, कुछ भी करे वो उन पैसों का। थोड़े हैं थोड़े दो, ये नहीं कि ज़्यादा ही देना है, लेकिन दे के देखना क्या रिस्पॉन्स आता है, कितनी खुश हो रहती हैं उसके बाद, है ना। एक ये चीज़ मैंने उस पर जोर दिया था। अभी 107 में लगभग 114 कमेंट आए हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए आज मैं बैठी हूँ। तो चलो फटाफट उनके जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट, मेरी 9 साल की बेटी के नोज़ में ब्लैक हेड्स हैं, मैं क्या करूं? नॉर्मल किड्स स्किन केयर रूटीन करते हैं, माइल्ड रहता है। देखो 9 साल की बेटी है, लेकिन बच्चे इस एज में ट्यूशन भी जाते हैं, बाहर भी खेलते हैं, तो उनको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल ब्लैक हेड के लिए अगर हम कोई हार्श कुछ नहीं यूज़ कर रहे तो भी क्या है, जब वो नहा के निकलती है स्किन उस टाइम पे भीग के काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। सिंपली एक सूखा तौलिया लेना है, तो थोड़ा सा मतलब कम मुलायम हो, है ना, जो कॉटन वाले होते हैं ना, हल्के से थोड़े से कैड़े से हो जाते हैं इस तरीके का, और देन उसको ऐसे ऐसे करके रब करो हल्के हल्के हाथ से, थोड़ा थोड़ा करोगे, जब हर बार यही चीज़ अप्लाई होगी वो सब साफ़ हो जाएंगे। नॉर्मल और बिना कोई प्रोडक्ट यूज़ करे सबसे बेहतरीन इलाज यही है। और अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तब उसके बाद की बात होती है, नहीं तो सिंपल यही है, जितनी बार नहा के आए ना उसको हल्का 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 आप ऐसे ऐसे करके उस रुमाल कॉटन वाला या तौलिया उसको फिंगर में लपेट के एंड देन इस तरीके से आप रब करवा दो उसको, तो हो जाएगा उससे ही। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा बेटा 6 साल का है, पूरा दिन शरारतें करता है, दिन को रेस्ट नहीं करता, शाम को 9 बजे सो जाता है, प्लीज़ बताएं कि ये दिन में थोड़ा रेस्ट करे, मैं क्या करूं? देखो कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, माना कि उन्हें संभालना मुश्किल होता है, लेकिन ये कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि वो ऐसा करे ही करे, है ना। सब बच्चों का अपना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो उसका ऐसा है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब मत करो। 9 बजे सो रहा है, बिल्कुल सही टाइम सो रहा है वो, है ना। हम जानबूझ के फिर उसको 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 लाएंगे। अभी वो सही चल रहा है, बिल्कुल अपने शरीर के हिसाब से वो बिल्कुल सही है, तो आप उसको ना छेड़ें, अपना रूटीन उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें, मेरी सलाह ये है। हेलो मैम, मेरी देवरानी को प्रेगनेंसी है, ये मैंने आपको बताया था, उसका डेट 30 जून को था, मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो देवर के पास चली गई। घर के सारे लोग मेरे ऊपर गुस्सा भी हो गए। 8 जून को उसकी लड़की हुई है, अब मुझे ही करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल से मेरे पास आई है, मैं कर भी रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी है, फिर भी अपने बच्चे को भी कुछ नहीं करती, लग रहा है मेरे पास आकर एहसान कर रही है मुझ पर। उसका मुँह सीधा नहीं रहता, सास ससुर भी मेरे से बात नहीं करते जिस दिन से मैं मना करती थी। भाई ये हिसाब किताब हमारी तो समझ में आता नहीं, करने के बाद भी आप बुरे क्यों हो? बुरा चलो जी, जब आपने मना कर दिया नहीं बोले, लेकिन अब कर रहे हो तो अब तो उनके मुंह पे चकने चाहिए वापस। पहली चीज़ तो ये, दूसरी वो कि जब आपने सोच समझ के डिसाइड करा था, यहाँ पे बात हो रही थी, यही बात हुई थी कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, है ना, आपका रूटीन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नहीं करना है, आप क्लियर हो अपने माइंड में, तो आप मना कर दो। अब आपने मना करा, लेकिन वो सब गुस्सा हो गए, आप वापस बैक फुट पे आ गए, अब आपकी देवरानी आ गई, अब आपने करना शुरू कर दिया, तो अब करना शुरू कर दिया तो देखो ऐसे में किसी को बीच में छोड़ने से अच्छा आप पूरा कर लो। और उसका मुँह देखने की अब ज़रूरत है नहीं कि उसका मुँह देखो आपकी बन रहा है या बिगड़ रहा है। एक टास्क है आपके सामने, उसको अच्छे से परफॉर्म करो, ताकि कल को टेक्निकली आपके ऊपर कोई बुराई नहीं आएगी कि जी हाँ जहाँ पे मैं ये था वो था। लेकिन ये चीज़ें सारी जो है ना वो सही हो नहीं रही, कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन पे या तो सोच समझ के तभी लेते, और अगर इतना डर था, आपको क्या लगा था कि मतलब आप मना करोगे तो वहाँ से क्या रिएक्शन आएगा? आप क्या सोच रहे थे कि खुले दिल से सब स्वागत करेंगे कि वाह बेटा क्या बढ़िया बात कही, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी? ऑब्वियसली आपकी सास को नहीं करना है, तभी तो आपके पास वो आ रही थी,
है ना। तो ये तो होना ही था ना कि भाई मैं मना करूँगी तो मुंह बनेंगे, तो अब या तो उस पर टिके रहते हैं। लेकिन चलो अब आ गई है तो अब बीच में किसी को ऐसे कुछ करने से अच्छा अपना काम कर लो। रही बात ये कि नॉर्मल होने के बाद भी अपने बच्चे का कुछ नहीं करती, तो देखो जितना वो करती होगी उतना करने दो, जितना आपसे हो पाए उतना कर लो। कुल मिला के अब अपना जो बेस्ट आप कर सकते हो वो कर लो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ताकि जितनी अभी बात ख़राब हो गई, अगर आप में अपने परिवार वालों का थोड़ा भी मुंह बना हुआ देखना या गुस्सा जो है वो नहीं आप देख सकते या नहीं हैंडल कर सकते, तो फिर आपकी भलाई या आपके लिए सबसे बढ़िया वही है कि अब जो काम आपके ऊपर आया है उसको अच्छे से निभा लो। ठीक है, ये टाइम है, निकाल लो, कर दो उसका जाप आप अच्छे से। टल तो रहा नहीं हो आपके सिर पे से ये चीज़, अच्छे से निभाओ लो, फिर बेकार मत करो किसी का शरीर या जो भी है, जितना आपसे हो सके अब अच्छे से कर दो। ठीक है ना। अब जो नहीं बोल रहे वो वाली बात है, अब वो तो भाई अब देखो हर एक के अपने अपने गुस्से की टाइम होती है, कब किसका मुंह सीधा होगा अब उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे पति ने शादी के 16 साल बाद घर बनवाया, लेकिन उसमें भी जेठानी के बेटे को रखा है मेरे साथ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने पर झगड़ा करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा दिमाग ख़राब रहता है, समझ नहीं आता क्या करूं। मेरे साथ तो गलती किया ससुराल वालों ने, लेकिन पति को कुछ नज़र ही नहीं आता, वो आर्मी में है। मैं भी वो इसीलिए छोड़ रखा हो क्योंकि आर्मी में है, उन्हें लगता हो कि आप अकेली रहेंगी, इससे अच्छा कोई रह ले। तो चलो घर तो बन गया ना, इतना इरिटेट मत हो, अपने और अपने बच्चों के उसमें इतना व्यस्त रहो। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की होती रहती हैं, उनको लेट गो करना सीखो। नेक्स्ट, बहन मैं सिलाई कर आपकी 2 वीडियो देखती हूँ, कभी 1-2 बार कोई शॉर्ट, लेकिन कल मैंने एक शॉर्ट में सुना कि जो बच्चा 13 तारीख को जन्मा उसके पापा की 45 या 48 में डेथ हो जाती है। क्या बताऊँ, तब से ना कुछ काम हो रहा है, ना किसी शेयर कर पा रही हूँ, ना खुद को संभाल पा रही हूँ, नींद चैन सब खो गया। बच्चों से और हस्बैंड से छुप कर रोती हूँ, कमेंट में भी हाथ काँप रहे हैं, कैसे फैमिली को संभालूँ, क्या करूँ, दिन रात अंदर से हिल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की एज अब 40 है, प्लीज़ कुछ बताएं प्लीज़। देखो भविष्य को लेके इतना जो सोचने वाली बात है ना वो सही नहीं है। सिंपल, दुनिया में जो जिसके किस्मत में, जिसके भविष्य में जो विधि का विधान लिख दिया ना, जितना मुझे पता है, जितनी जानकारी मुझे है, उसे खुद विधाता भी नहीं बदल पाते। वो सब पहले से सब कुछ लिखा है, और जो अब हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होना है तो भी हम नहीं बदल सकते, और नहीं होना तो भी हम नहीं बदल सकते। तो जिस चीज़ में हम कुछ कर ही नहीं सकते उसको सोच सोच के हम घबरा रहे हैं, उससे अच्छा ये है जो अब है उसको फुल्ली इंजॉय करें। और अगर आपको थोड़ा भी डर है या कुछ भी है तो वो चीज़ है कि आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ ही नहीं है कि पति की 40-48 में ऐसा कुछ सोचें कि उनको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। देखो, माँ बाप और पति ये 3 ऐसे रिश्ते हैं, ये किसी भी उम्र में अगर आपका साथ इनसे छूटेगा ना, आप टूटोगे ही टूटोगे, नहीं संभल पाते आप। तो ये कि बुरी घटना है, किसी की लाइफ में होती है, किसी की में नहीं होती, कोई रहता ही है, हमेशा साथ रहता है, लेकिन कई बार हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो उस बुरे उसको सोच के आप समय से पहले उससे क्यों जूझ रहे हो, ये बिल्कुल बेकार की बात है, और ऐसा है नहीं कुछ। मैं तो यही कहूँगी, शॉर्ट्स में जो आप देख रहे हो ना, कितनी सच्चाई है यार उन चीज़ों में। कौन उनको ऑथेंटिक वो टेस्ट से गुजार के वहाँ पे पोस्ट कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो पोस्ट कर रहा है ना। तो ये हमारे विवेक पे है कि हम किसकी बात कितनी सुन रहे हैं और उस पर कितना हम विश्वास कर रहे हैं या करके देख रहे हैं। कुछ अच्छा लग रहा है तो हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी देख के आप कुछ भी डर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी है। मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड उसको टाइम ही नहीं देता। मैं 2 बजे से जॉब से आने के बाद सो जाते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं। उनका एक पड़ोसी फ्रेंड है, उसके रूम पर चले जाते हैं। 7 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी, फिर 2 से 5 बजे तक सोना, फिर खेलने चले जाते हैं। उधर से 8 बजे समथिंग आते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर मोबाइल चलाते हैं, फ्रेंड के पास चले जाते हैं। ऐसा क्या करें कि हस्बैंड टाइम दे हमें। थैंक यू मैम। देखो सीधी सी बात है, आपके ये जो जिनके हस्बैंड की बात हो रही है, इंजॉयमेंट पसंद इंसान है। अगर उनको घर में मज़ा आएगा तो वो घर में रुकने लगेंगे, उनको फ्रेंड्स के पास ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो वो वहाँ जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब वहाँ पे जाके वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली,
बॉयज़ टॉक ही है खाली, या कुछ नशा वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि सेम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या है ऐसा। अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली अगर बीवी या फ्रेंड्स दो में से एक को चुनना पड़े ना, तो जितना मुझे दिखाई देता है आदमी लोग जो हैं दोनों ही तरीके के होते हैं। किसी को अपना घर परिवार है ना, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको अगर कहूँ भी ना कि कोई दोस्त यार या उनके साथ टाइम, उनको घर पे अच्छा लगता है, मेरे साथ अच्छा लगता है उनको कि हमारा टाइम हो, मतलब हम 6-6 घंटे हम बात कर सकते हैं। तो एक वो है, उनको अच्छा लगता है घर में रहना, मी टाइम हमारा घर का ही बिताना वो पसंद है। अगर उनको फ्री टाइम मिलेगा भी ना तो वो अपने किसी दोस्तों के पास जाएंगे ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि बीवी के पास जाके बोरिंग लग रहा है, उसकी बातें बोरिंग लग रही हैं, उनको घर में रुकना ही नहीं है। वो अल्फ़ा मैन वाली हालत की घर में रुकना ही नहीं है जी, बाहर ही जाना है। उनको आप नहीं रोक पाते घर पे। लेकिन फिर भी अगर आप में वो चार्म है ना, कि आप रोक सको उन्हें, तो ऑब्वियसली मतलब वो एक ऐसे हैं कि जिधर भी खिंचाव आएगा वो उधर चले जाएंगे। ऐसे नेचर के आदमी मुझे लग रहे हैं वो पढ़ने में। तो अगर आपकी तरफ लगेगा उन्हें कुछ कि यहाँ ज़्यादा इन्जॉयमेंट है या जहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो यहाँ रुकने लगेंगे। तो बस यू हैव टू ट्राई कि घर पे भी आके उन्हें ऐसा फील कुछ आए कि वाह, तो रुकने लगेंगे। एक बच्चे की तरह है ना कि अट्रैक्ट करके कि हाँ ये खिलौना ज़्यादा अच्छा है, चलो। वो समझदारी से डिसीजन नहीं ले रहे, नहीं तो वो अपने आप अपने टाइम को ऐसे बांटते कि कुछ मी टाइम भी हो, कुछ दोस्तों का भी हो, फैमिली टाइम भी ज़रूरी है। इतना दिमाग वो चला ही नहीं रहे। तो जब वो दिमाग नहीं चला रहे तो फिर आपको चलाना पड़ेगा कि अच्छा अट्रैक्शन के थ्रू जा रहे हैं तो मैं भी अपने घर के माहौल को ऐसा अट्रैक्टेड सा बना दूँ कि यहाँ वो रहें, रुकें। हेलो मैम, मुझे MPTET करना है, टीचर की प्रिपरेशन। मेरा बेबी अभी 10 मंथ का है, 2 नंद का आना लगा रहता है, नाउ 33 एज, एक भांजा यहीं रहता है। मैं प्रिपरेशन कैसे कर सकती हूँ, स्ट्रैटेजी बताएं। प्री एग्ज़ाम दिसंबर में और मेन फरवरी 2026 में होगा। प्लीज़ स्ट्रैटेजी या हाउ टू मेक इट। देखो जी, शादी के बाद जो पढ़ाई होती है ना, ये बड़ा कैड़ा काम है, और ऊपर से आपका छोटा बच्चा, जॉइंट फैमिली, नंदे भी आ रही हैं, एक भांजा भी रह रहा है। लेकिन बात यह है कि जब हम जो काम डेली करते हैं ना वो हमारे रूटीन में आ जाता है। मेरे साथ तो पर्सनली यही होता है, जब कोई नया काम आता है, बढ़ता है, तो मैं थोड़े दिन के लिए हिल सी जाती हूँ, अस्त व्यस्त हो जाता है मेरा रूटीन। लेकिन अगर वो काम ज़रूरी नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूँगी। अगर तो वो काम ऐसा है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती, ज़रूरी है, कुछ दिन बाद इस तरीके की हैबिट हो जाती है कि मैं उसको फिर एक फ़िक्स टाइम पे निपटा के देन अगेन अपना जो भी मेरा वो है ना कि रिलैक्सेशन या इस स्पीड से काम करके हो जाएगा, वो चीज़ मैं ले आती हूँ थोड़े दिन बाद। और वो थोड़े दिन की अगर मैं आपको मियाद बताऊँ ना तो 1 महीना या 5 हफ्ते, इस तरीके का टाइम लगता है। उतने दिन में किसी भी काम का, मुश्किल से मुश्किल का भी मैं रूटीन बना लेती हूँ, अगर मुझे ये है कि ये काम करना ही करना है और उसके साथ मुझे अपना टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। सेम मेरे हस्बैंड का, जब भी कोई नया काम आता है वो बिज़ी हो जाते हैं। मेरे को इसीलिए अभी बिज़ी चल रहे हैं, इसीलिए मुझे उतना वो नहीं लगता। वो बिज़ी होएंगे, 3-4 हफ्ते लगेंगे, 2.5-3 हफ्ता लगेगा उनको, तो मुझसे भी कम लगता है। फिर वो बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को इस तरीके से सेट कर देंगे कि अगेन फ़िक्स टाइम पे चीज़ें ख़त्म होने लगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर जाए, लेकिन फिर हमारा मी टाइम, फैमिली टाइम वापस आ जाए। मतलब ऐसा टाइम जिसको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकें। तो मैं यूट्यूब में करती हूँ वो अपना ये है कि पिक्चरें देख ली या मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड कर लिया, खाना बनाने में हेल्प करवा दी, वो उनका वो है, अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब, जब आपके नंदे, भांजा, आपका बच्चा अभी 10 महीने का है ना, तो बॉडी भी रिकवर कर रही होगी, लेकिन अब इस बीच में आपको एक हैबिट बन गई होगी, और नहीं बननी तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये काम मेरे फ़िक्स हैं, इससे कम तो नहीं होना। ठीक है, अब उसको एक लिमिटेड टाइम में निपटा के फिर अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें सारों को एक साथ पढ़ पॉसिबल नहीं है। हफ्ते में 2 दिन कुछ सब्जेक्ट पढ़ो, 2 दिन कुछ, 2 दिन कुछ, ऐसे करके अपना एक टाइम टेबल बना लो, फिर आप पढ़ पाओगे। मेन थिंग ये है कि आपका जो काम है डेली का वो एक फ़िक्स टाइम पे ख़त्म होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है, काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस वो ही अकेला बहुत कर लेगा। आपको काम जो है घर का वो एकदम फ़िक्स निपटाना है, ताकि आपके पास कुछ घंटे एक्चुअल में बचें। अगर आप हर एक के लिए हर टाइम अवेलेबल रहोगी ना, आपको पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी।
हाय दी, गुड आफ्टरनून। मेरा नेचर शांत रहने वाला हो गया। कोई मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। किचन में भी अपने काम चुपचाप रहकर करना चाहती हूँ। अगर कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे 2, 5 और 8 साल के बेटे हैं। बार बार कोई ना कोई सवाल पूछते रहते हैं तो मैं 2-4 सवाल का जवाब तो ठीक से दे देती हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं उनके सवालों से इरिटेट होकर गिल्ट भी उनको डांट देती हूँ। इसके लिए मुझे गिल्ट होता है। प्लीज़ आप मुझे बताएं इसी सिचुएशन से कैसे डील करूँ। मुझे लगता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्व नेचर की होती जा रही हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ? प्लीज़ दी रिप्लाई करना। कल ही मैंने एक बात पढ़ी थी कि औरतें जब चुप हो जाती हैं, है ना, या फिर मेरे हस्बैंड रील देख रहे थे शायद, उसमें आई थी तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ रही थी। मैं नहीं देख रही थी, मुझे इतना पता है। तो उसमें वो यही कह रहा था कि जब अंदर से टूट जाती है ना औरत, इतनी ज़्यादा परेशान वो हो चुकी होती है कि अब उसका मन ही नहीं करता किसी नए रिश्ते में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने का या किसी से भी कुछ भी कहने का। ये उसका तरीका होता है कि अंदर से वो टूट चुकी है और उसको अभी रिकवर होने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर से रिकवर होने की इच्छा भी नहीं है। तो मुझे पढ़ के सुन के मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद ये बात सच है ना। आप जब खुश होते हो तो आप खूब बातें करते हो सबके साथ, है ना, सबके साथ आप चिल करते हो, बढ़िया रहते हो। लेकिन कुछ रिश्ते जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत वो करा हो ना, और वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, और ऐसे रिश्तों में जब हमें अपनी कहना दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं हम कितना भी अपने आप को रिकवर कर लें, एक पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है ना। तो हो सकता है आपकी भी लाइफ में या आपके दिल दिमाग में कुछ ऐसे बड़े कहना चाहिए ज़ख्म हो कि हाँ, जिनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो कि क्या चीज़ है जो आपको ऐसे खा गई है। तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा। पूरी तरीके से तो हम किसी चीज़ से इस तरीके की बाहर नहीं निकल पाते। अगर किसी रिश्ते में हमें धोखा मिला है या कहीं से अपमान मिला है या कहीं से हमें कोई बहुत दुख मिला है या हमारा अपना कोई हमें छोड़ के चला गया है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि स्कार छोड़ जाती हैं आपके शरीर पर, आपके मन पे, कहीं ना कहीं शरीर पे अक्सर वो किसी बीमारी या सर्जरी के रूप में आता ही आता है बाहर, लेकिन मन के स्कार जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो वो हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। कई बार हम बहुत टॉकेटिव रहे होते हैं लेकिन हम बिल्कुल गुमसुम से हो जाते हैं। हम डांस करना छोड़ देते हैं, हम सिंगिंग करना छोड़ देते हैं, हमारी अपनी हॉबीज़ जो भी थी हमें वो करनी पसंद नहीं आती। ये सब क्या है? ये बढ़ती उम्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वही हैं जो एक कड़वे अनुभव हमारे अंदर हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो हमें ये लगने लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर ऐसा लगने लगता है उस बंदे की नज़र में हम सही नहीं थे, ये सब काम हम अच्छे कर भी लें तो क्या फ़ायदा हुआ। वो कहीं ना कहीं होती हैं चीज़ें, इस वजह से आप नहीं रहते। तो अगर आपके भी लाइफ में, आई एम श्योर सबकी लाइफ में होता है और सबके में कुछ ना कुछ इस तरीके का हुआ था, तो उन चीज़ों को छोड़ के पीछे आगे बढ़ो, ठीक है। तो रिज़र्व आपको खुद लग रहा है आप होते जा रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, बच्चों को बोल दो कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कम पूछ लो, आप क्लियर कर दो। मैं सेम चीज़ अपने बच्चों को बोलती हूँ। अगर कभी मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ, किसी चीज़ की उधेड़-बुन में लग रही हूँ, कुछ ऐसी परेशानी है जिसको मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रही, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चे अपना वो चिड़ियों की तरह चहक रही हैं आके, तो मैं बजाय उन पर चिल्लाने के ना, मैं उन्हें सीधा बोल देती हूँ कि बेटा टाइम दे दो मुझे, कि मेरा नहीं हो रहा हिसाब किताब, अभी मैं दिमाग से आउट हूँ या कुछ भी है। तो अच्छा मम्मी ठीक है, वो बाद में बात कर लेते। तो उससे क्या हुआ, गिल्ट नहीं आती मन में। लेकिन फिर मैं बाद में जाके पूछ ज़रूर लेती हूँ कि हाँ भाई क्या था, कुछ ज़रूरी था या ऐसे ही, तो क्या ऐसे ही था, अच्छा चलो ठीक है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि मम्मी अपनी बात हमसे शेयर तो कर रहे हैं कि हाउ इज़ शी फीलिंग। तो आप भी यही करो, लेकिन अपने अंदर जो आपके चल रहा है ना उसको पहचानो और देन उसको हील करो, उससे आगे बढ़ जाओ। उसके चक्कर में किसी भी घटना के चक्कर में अपने आप को खोना कोई समझदारी नहीं है। हेलो मैम, अर्जेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर देना। मैं अपने मायके आई हुई हूँ। जब मैं यहाँ से जाती हूँ मॉम मुझे 7 जोड़ी कपड़े दिलवाती हैं। सास को दिखाती हूँ प्राइस टैग हटाकर, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। तो मुंह बनाती है कि 500 का होगा और सब जगह बोलती हैं कि क्या देते हैं, कुछ नहीं देते, ना दिखाती है, गरीब है। और प्राइस टैग लगाकर दिखाती हूँ तो बोलती है कहाँ औकात है इनकी इतना देने की, तू ही बैग में भर के लेके गई होगी। जबकि उसको पसंद भी आते हैं, चिढ़ती भी है, कॉपी भी करती है और डिफेम भी करती है।
क्योंकि और उनकी बेटी प्राइस टैग की दुकान है। और तो और सास तो एक्स्ट्रा राशन तक अपने मायके पहुंचाती है, सब अपने मायके में भरती है और बोलती है हमारे वालों को हजम नहीं होता। बेटी का पता नहीं आजकल के कैसे हैं, बेटी का हजम कर लेते हैं। मुझे सुनाकर अपनी गलतियों का मुझ पर ठीकरा फोड़ती है। इट्स बीन 7 ईयर। ये सब सुनते सुनते अब नहीं टॉलरेट होता। क्या जवाब दूं कि मुंह बंद हो जाए उनका। उनको लगता है कि ससुराल की दिलवाई हुई 10 की चीज़ भी 1000 की हो गई और मेरे मायके से आई 1000 की भी 10 की है। तो आप लाना बंद कर दिया करो, पैसे ले आया करो, और क्या करें इस बात का। वैसे तो मतलब पर्सनली मैं कहूँ तो वहाँ से मैं क्या लाई हूँ ये दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, पर दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आपके यहाँ क्यों है, लेकिन दिखाते हैं। पर ये पुराने ज़माने में कभी मेरी मम्मी कहा करती थी कि हाँ ससुराल से मतलब पीहर से कुछ आया तो वो सास के सामने दिया जाएगा, फिर सास बांटती हैं। एक आध बार शुरू के त्यौहार आए थे वो तो खोला भाई सास ने हमारी, या फिर ये कुछ और है। लेकिन अगर हम वहाँ से कुछ भी ला रहे हैं तो जब पहनते हैं कि हाँ ये मम्मी ने दिया, या फिर सिंपली दिखा दिया। अब प्राइस टैग की कितने का है कितने का नहीं है, या सब जगह जाके कह रही हैं, बेकार की बात है कुल मिला के। तो ये अब इनका ये है कि आप कह रही हो कि इन्हें जवाब क्या दूं। अब इसमें इनका जवाब सुनो कि क्या दे सकती हो जवाब। प्राइस टैग लगा के या नहीं लगा के, दोनों तरीके से वो चैन से नहीं है, ठीक है। तो जब आप जाती हो, वो कह रही है ना अगर प्राइस टैग लगा के दे जाती हो तो वो कहती हैं कि तू ही ले गई होगी बैग में भर के। जब जाती हो मैके उनको अपना बैग चेक करवाया करो, ये बोल के कि मम्मी देख लो मैं यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रही, चेक कर लो, जो भी देंगे वो ही देंगे, ठीक है। और प्राइस टैग का सीधा हिसाब है कि भैया प्राइस टैग या तो वो है कि पहले प्राइस टैग हटा के दिखा दिए, कहो तो प्राइस टैग दिखाऊं, या वही है अब कितने का दिया कितने का नहीं दिया। वैसे मैं होती इस जगह पे ना मुझे शायद फ़र्क ही ना पड़ता। पहली बात तो ऐसे दिखाऊंगी कि नहीं, और अगर वो सस्ता महंगा जो भी बताएंगी तो सिंपल सी बात है मेरे लिए दिया है। मुझे चाहे 500 का पहनना हो चाहे 5000 का पहनना हो, मेरे लिए दिया है, मुझे पसंद है, बात ख़त्म। अब हो सकता है उनके भी आते हों, पर ये बेफालतू का बर्डन है यार। 7 साल हो गए अभी तक भी आपकी मम्मी उनको आपको 7 जोड़ी कपड़े दिलवा के भेजती है बिना मतलब का। उन पर बर्डन भी और बदनामी भी करवा रहे हो, तो लाना ही जो बंद कर दो। मेरे हिसाब से तो मना ही कर दो कि पसंद तो आने नहीं, चाहे अच्छा दे दो चाहे बुरा दे दो, सिंपल। लाने ही बंद कर दो, ना आएंगे ना कोई बात बनाएगा। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड केवल अपनी मदर को ही सुनते हैं, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, उनकी सिस्टर भी डिवोर्सी है और साथ में रहती है। बताओ, डॉक्टर पत्नी की भी नहीं सुन रहे और किसकी सुनेंगे? हमें तो समझ में नहीं आता। मतलब अनपढ़ों का भी पागल बन रहा है, पढ़े लिखों का भी पागल बन रहा है, नौकरी वालों का भी पागल बन रहा है। अब डॉक्टर इंजीनियर जो पत्नियाँ उनको भी नहीं हैं। और जैसे मिल रही है पूछ उसे, अनपढ़ को भी मिल रही है, पढ़ी लिखी को भी मिल रही है, नौकरी वाली को भी मिल रही है। तो ये तो लॉटरी का टिकट हो गया। पति से सम्मान तो भगवान जाने किसे मिल जाए और किसे नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए कि वो मुझे भी प्यार करे। उनकी मदर एंड सिस्टर मुझे डिस्टर्ब करने का मौका नहीं जाने देती, मुझे अकेलापन लगता है। बताओ जी। मेरे ख्याल से तो आपको पहले सिस्टर और मदर से ही बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी अगर रास्ता वहाँ से होके जाता है तो। लेकिन बहन आप खुद डॉक्टर हो, अगर मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता या अपने परिवार के तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, मैं थोड़ी परेशान तो हो जाऊँगी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस तो नहीं हिलेगा। आपकी डिग्री, आपकी जॉब अपने आप में एक ट्रॉफ़ी है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार, स्मार्ट और कैपेबल औरत हो। तो आपको टेक्निकली किसी की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली सबको होती है, मानती हूँ, लेकिन आप अपने आप में अगर कंटेंट रहना सीख जाओ तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और मे भी उसके चलते बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी तो चीज़ें सही होने के बजाय और बिगड़ेंगी। रही बात सास और नंद की कि आपको नीचा दिखा, देखो आप मतलब इस्टेब्लिश हो आप यार, आपके पास ट्रॉफ़ी है खुद के। मतलब आप कहना चाहिए वो स्वयं सिद्ध जिसे कहते हैं ना, कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं आप क्या हो। आपका पद, आपका ओहदा बोल रहा है कि आप क्या हो। तो कोई भी इन्फीरियरिटी में आके भी आपको वो कर सकता है।
लेट डाउन के आपको नीचे दिखा रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग से सोचो ना इस चीज़ को। तो आप अपने आप में इतनी अच्छी हो, एक सूरज है, अगर उसके सामने 2 दीपक बुझ जाएं कि चलो हम बुझ जाते हैं, इसकी रोशनी कम हो जाएगी, तो उसकी रोशनी कम थोड़ी होगी। तो आप सूरज हो, चमको अपने पूरे तेज के साथ। उन्हें भी लगना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या कह रहे हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। अगर आप अच्छे से रहते हो तो भी बढ़िया है, नहीं भी रहते तो भी मैं खुश रहूँगी। तो उस स्टेज को एक्चुअली आपको पाना है। जब आप इतने कॉन्फिडेंट और इतना सही रहोगे ना, मे भी तब चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि अब आपके मन में उनके लिए कुछ वो ही नहीं रहेगा कि ये क्यों नहीं मुझे गांठ रहे या क्यों मतलब ऐसे कर रहे हैं। आप बिल्कुल खुश रहोगे, और वो शायद ये सोच सोच के परेशान रहे कि यार हम इसको कुछ मान नहीं रहे, फिर भी इतने खुश क्यों हैं। लेकिन बात वही है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहो और खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो शायद सब जगह चीज़ें ठीक होती चली जाएं। लेकिन आप किसी दूसरे का मुंह देखोगे कि ये मुझे अहमियत दे, ये मुझे प्यार करे, लिख के रख लो मेरी ये बात, खुद की जितनी भी क्वालिटी है ना उनको भी धीरे धीरे खो बैठोगे, कॉन्फिडेंस ज़ीरो पे आ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है पहले अपने आप को संभालना, अपने दम पे इतने संभल जाओ। कोई साथ है बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी मैं रह सकती हूँ खुश। उसके बाद देखना फिर आप बन जाते हो मैग्नेट। जो आदमी अपने आप में खुश रहना सीख जाता है ना, लोग अपने आप आके उससे मिलते हुए हैं, और मिले तो बढ़िया, उसके लिए नहीं मिले तो भी बढ़िया, फ़र्क ही नहीं पड़ता उसे किसी चीज़ से। फिर तो उस स्टेज में पहुँचो ना आप। नेक्स्ट, मैंने कुछ दिन पहले मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, फ्यूचर में अपना बिज़नेस खोल लूँगी, लेकिन मुझे उसमें आई मेकअप ठीक से नहीं आ पा रहा था। मेरे बैच में सब आगे निकल गए, मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो मैं ग्वालियर चली गई, 1 मंथ लास्ट का छूट गया। अब रीजॉइन करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे बैच के कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेकर चले गए, मैं रह गई। मुझे मज़ा सा नहीं आ रहा, इसमें लगता है कि मेरा सब पढ़ना लिखना बेकार हो रहा है। जैसे मैंने MA BEd किया हुआ है, सबसे कोई टीचर वैकेंसी नहीं है, अब क्या करूँ। हस्बैंड बोलते हैं जॉब में कुछ नहीं है, अपना बिज़नेस करो, मिल भी गई तो हमें फिर अलग अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है। आपने जो ये वो बताया कि आप पीछे रह गई, अब आपको मन नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल सिरफिरी सी बात है। अरे भैया, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आई, आपका कोई कोर्स बीच में छूट गया, मुसीबत तो तब होती है अगर हमारे रीजॉइन का ऑप्शन ही ना होता। जाओ, उसे कंप्लीट करो, है ना, जिस चीज़ को शुरू किया है, और अच्छे से करा के जब फिर आगे लेके चलो अपनी गाड़ी। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, मज़ा सा नहीं आ रहा। देखो, मज़े वजे की चीज़ों में तो पड़ो मत, है ना। मन और मैंने शॉर्ट बनाया हुआ, मन और मूड की सुनोगे तो ये तुम्हें ले डूबेगा, बाकी डिसीजन आपका। नेक्स्ट, 2 साल पहले मेरे चाचा ससुर के लड़के ने गंदी हरकत की कोशिश की। जब मैंने घर पे आना बंद किया तो बच्चे का बहाना लिया और मुझ पर हाथ उठाया। मेंटली इतनी टॉर्चर हो गई, मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी करी, इसी वजह से मेरे हबी ने हाथ उठाया पहली बार। मैं अब जब भी उसे देखती हूँ तो सब याद आता है, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। अब उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, घर वाले बोलेंगे जाने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो अपने हस्बैंड से बात करना अपनी मन स्थिति की कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर तो वो मान जाते हैं मत जाओ, अगर वो नहीं मानते कि नहीं जाना तो पड़ेगा तो जाओ, कान नाक आँख बंद करके, नाक तो नहीं, कान और आँख बंद करके सिंपल जाओ, अटेंडेंस दी एंड चुपचाप वापस। किसी से, उससे तो कम से कम नहीं, बाकी लोग मिले उनसे बात करो, अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करो। डिस्टर्ब होना लाजमी है, परेशान हो गया, लेकिन पहले अपने हस्बैंड से बात कर लो, नहीं होता तो भी अपना मशीन की तरह जाओ और आ जाओ। थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाओ, क्योंकि ये चीज़ ना कहीं उसके पक्ष में जाएगी अगर आप उसको देखते ही डिस्टर्ब हो रही हो। गलती उसने करी है, नज़र वो चुराए ना, आपकी तो गलती ही नहीं, समझ रहे हो। तो देख लो क्या करते हैं बात करके, अगर मान जाते हैं तो मत जाओ, नहीं तो चले जाना, कोई बात नहीं। सुनीता जी, पति मेरा 6 साल के बेटे को बहुत मारता है। मेरे हस्बैंड थोड़े एंग्री हैं, सारा गुस्सा मेरे 6 साल के बेटे पर उतारते हैं। मेरे बेटे ने हमारी न्यू कार पर स्क्रू ड्राइवर से अपना नाम लिख दिया। मेरे हस्बैंड ने उसे बहुत मारा और तेज़ धूप में टेरेस में बांध दिया। मेरा बच्चा रोता रहा पर मेरे हस्बैंड ने मुझे खोलने नहीं दिया। ऐसे में क्या करें। आजकल ऐसे माँ बाप होते तो नहीं, बड़े पुराने स्टाइल के पिताजी हैं ये।
भैया अपने बच्चे को समझाओ, पापा का नेचर तो इस उम्र में बदलने से रहा है ना, अपनी औलाद के लिए तो सब मेल्ट हो जाते हैं, वो नहीं हो रहे। तो अपने बच्चे को समझाओ कि थोड़ा होश ले ले, अपने बाप से जुड़ी हुई चीज़ों को कम से कम वो करे, इतने पर ना निकाले। तो उन्हें बता दो कि भाई मैं भी कुछ नहीं कर पाने की, उस दिन भी ये हुआ, किसी दिन कुछ बड़ा वो हो जाएगा, तो तू थोड़ा सा संभल के रह कर, पापा का गुस्सा ज़्यादा है, उसे ही समझाओ। बच्चे को ही और क्या है, तो इन्हें तो आप कह ही सकती हो, लेकिन ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पर बच्चा सुन लेगा जब आप क्लियरली बताओगी। नेक्स्ट, मेरी एज 30 है, पहले मुझे पीरियड 6 दिन आते थे, लेकिन 7 साल से पीरियड 3 दिन ही आता है, कभी 5 पैड यूज़ होता है, कभी 6, कभी 3। ये कोई बीमारी तो नहीं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी शादी को 5 साल हो गए, अभी कोई बच्चा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हस्बैंड करना नहीं चाहते। प्लीज़ रिप्लाई देना कि कोई बीमारी का तो सिम्टम नहीं है ये। ऐसा तो कोई बीमारी का नहीं है जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि एक एज के बाद में वो टाइम जो है वो बदलता है। बाकी अब आप जैसे अभी शादी के बाद भी अभी आप बेबी प्लान नहीं कर रहे ना, तो उसके लिए आप यूज़ क्या कर रहे हो, प्रिकॉशन, कोई पिल्स वगैरह ले रहे हो, तो वो है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस इंटरनल हो सकता है। तो बेस्ट तो यही होगा, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, एक ही बार मिलने में वो बता देंगे नॉर्मल है या नहीं है। मुझसे ज़्यादा उनका इस पे सलाह देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 5 साल का है, उसकी स्कूल की मैडम ने डांटा और मारा, तो उसने क्लास में डर के मारे बाथरूम कर दिया। वो स्कूल नहीं जाने की ज़िद कर रहा है, उसे कैसे समझाऊं? उसे तो थोड़ा बहुत समझाओ, लेकिन मैडम से बात कर लो कि जब ये दोबारा आएगा तो उस टॉपिक को थोड़ा सा डाइल्यूट सा कर दें, ऐसा ना हो कि वो बाद में जाए और फिर वो पॉइंट उठे, क्योंकि उसको बिल्कुल वैनिश सा हो जाए, वो पॉइंट दोबारा ना आए। और साथ में इधर बच्चे को समझाते रहो कि कोई बात नहीं, मतलब उसको कहो कि नॉर्मल होता है, कई बच्चों के साथ हो जाता है। अपनी झूठी कहानी सुना दो कोई कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये वो ऐसा हो जाता है कई बार, डर लगता है, तो थोड़ा वो नॉर्मल फील करेगा कि हाँ भाई ठीक है ना। और बाकी वही है कि मैम से बोल दो कि भाई उस चीज़ की दोबारा से रिपीटेशन ना हो, क्योंकि बच्चे के लिए तो भाई बेइज्जती की बात है ना, उसे उसी क्लास में अपने साथ के बच्चों के साथ जाना, तो उसको वही लग रहा हो आप कैसे जाऊँ, तो दोनों साइड आपको बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैम मेरे देवर और देवरानी की 2020 में कोरोना में डेथ हो गई। उनका एक बच्चा था 8 महीने का, जिनको सास ने मुझे और मेरे हस्बैंड को सौंप दिया। हमने पहले ही बोला था कि हम सिर्फ उसको 5 साल तक रखेंगे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हम और बर्डन नहीं ले सकते। उसके बाद सास पालने वाली थी उसको, पर अब मेरी सास मर गई, बच्चा भी 5 साल का हो चुका। हम उस बच्चे के लिए अच्छे पेरेंट्स ढूंढेंगे ताकि वो उसे अडॉप्ट कर ले। पर मैम वो नए पेरेंट्स के पास नहीं जाएगा बोल रहा है। आधी रात को उठकर बोलता है मम्मी मुझे नए पेरेंट्स के पास नहीं जाना। मैं उसको नए पेरेंट्स के लिए कैसे रेडी करूं? अरे यार मेरे को पढ़ के ही बुरा लग रहा है, मेरे को उसे पढ़ के ही बुरा लग रहा है। रख लो अपने पास, मुझे नहीं वो हो रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ के। मैं तो यही सलाह दूंगी, उस बच्चे को रख लो। हर बच्चे का ना देखो अपना नसीब होता है, तो उसे आप ही रख लो, मैं तो यही कहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हेलो दी, क्या क्योर स्किन पर मैं अपनी बेटी जो 9 साल की है उसका ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? प्लीज़ बताओ। इतने छोटे का मुझे लगता तो नहीं, 9 साल की बच्ची बहुत छोटी है, उसके लिए तो हम मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह भी ऐसा यूज़ करते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा कुछ, तो आप कहाँ उसमें कस्टमाइज किट वाला ही चीज़ें, छोटे बच्चे पे मुझे तो नहीं लगता इट्स अ गुड आइडिया। नेक्स्ट, दी मैं 32 साल की हूँ, अनमैरिड हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, रिश्ते तो बहुत आए मगर कोई लड़का मुझे पसंद नहीं आया। और दी एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया, वो 21 साल का है लेकिन अनएम्प्लॉयड है। आप 32 की हैं, वो 21 का है और आपको वो पसंद आ गया। मैं उसको प्राइवेट जॉब में लगा दूंगी और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे शादी के लिए तैयार है, पर मेरी मम्मी मना कर रही है, क्या करूँ? मतलब 32 और 21 का क्या मेल है? वैसे कहते तो हैं एज मतलब मैटर नहीं करती, लेकिन भाई मैटर सारी चीज़ें करती हैं, पुराने नियम बने हुए हैं, इतने भी बेकार नहीं है। मतलब मान के चलो ना 21, 31, 32, 11 साल, और अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ हम कंपैटिबल हैं, ये है वो है, आगे जाके फिर आपकी एज दिखने लगेगी और वो अनअट्रैक्टेड हो गया, कुछ हो गया,
मैं तो सलाह नहीं दूंगी इतने छोटे लड़के से शादी करने की। बाकी अगेन आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट, योर सेशन आर थेरेपेटिक, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन, थैंक यू। नेक्स्ट, दी, क्या आपके पति सारे घर के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा देखते हैं? बताना, ऐसा क्या जगह? मेरी देवरानी बोलती है अपने पति को मैं अपने लिए कमाती हूँ, झगड़ा हुआ है दोनों के बीच, देवर भी सब छोड़ दिया है। मतलब मैं कमाती हूँ तो मेरे पति पढ़ाई का खर्चा देखते नहीं देखते। बहन, हमने इतना ना डिफरेंस करके बांटा हुआ है। टच वुड, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छे लेवल की है, तो हम देखते नहीं हैं कि किसके अकाउंट से कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। जिसके में भी जा रहे होते हैं, जौन सा अकाउंट जिससे लिंक है, या फिर एक का एक से लिंक कर दिया, दूसरी का दूसरी से, ऐसे भी होता है। कभी दोनों की फ़ीस उन्हीं के अकाउंट से पे हो जाती है, कभी दोनों की फ़ीस मेरे अकाउंट से पे हो जाती है। ऐसा हम कुछ हिसाब रखते नहीं, और ना मेरे हिसाब से पति पत्नी को रखना चाहिए। सिंपल सा है, ये खर्चे हैं, दोनों के मिला के इतनी इनकम है, इसमें से इतने पैसे खर्च हो गए, इतने हमने सेविंग कर दिए। तो हम दोनों मिलके क्या कमा रहे हैं, हम उसको देखते हैं, हम महीने के क्या कमा रहे हैं। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसके अकाउंट से जा रहा है। यही करना चाहिए, यही एक ट्रू पार्टनरशिप है जो मैरिज की होनी चाहिए। हेलो सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने यूट्यूब पर 2023 में शॉर्ट वीडियो डालना शुरू किया और अभी तक 20-25 शॉर्ट वीडियो डाले हैं अपनी बेटी के। मैं तो यादगार के लिए डाले थे, लेकिन अब कभी कभी मन करता है मैं रोज़ वीडियो डालूँ, तो क्या मुझे नया चैनल बना लेना चाहिए या फिर इसी पर काम करना चाहिए? ज़रूर बनाना। जब मैंने वीडियो डाले थे उस समय मेरा कोई अर्निंग का पर्पज़ नहीं था, लेकिन सोच रही हूँ कर लूँ। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन अगर 2023 का है तो अच्छा होगा आप नया चैनल बना लें, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है इस तरीके से काम करता है वो, कि जब आप कोई नया चैनल बनाते हो, उस पर रेगुलर कंटेंट आप डालना शुरू करते हो, वो स्टार्टिंग की आपकी 20 वीडियो में से 1 महीना, मतलब 1 महीने के अंदर आपने जितनी वीडियो डाली है उनमें से ही जो आपकी बेस्ट वीडियो होती है उसको यूट्यूब खुद प्रमोट करता है, उठाता है, पहली वीडियो को भी उठाता है। ठीक है, तो अब आपका जो वो पहला वाला चांस था वो 2023 में जा चुका, लेकिन ऐसा भी नहीं है अब 2023 में आपने कुछ वीडियो डाल के छोड़ दी, अब आप उस पर रेगुलर डालना शुरू करोगे ना, मे भी वो उस चीज़ को फिर कर ले, लेकिन चांस कम है पुराने वाले में। तो अगर आपको सीरियसली इस काम को करना है काम की तरीके से, तो नया चैनल बनाओ और उस पर सोच समझ के शुरुआत में अच्छे से अच्छी वीडियो डालना। ये ना हो कि अभी स्टार्टिंग है तो कुछ भी डाल दिया। याद रखना मेरी इस बात को, वो स्टार्टिंग की ही कुछ वीडियो में से आपकी कोई भी एक वीडियो जो बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी आपकी सारी वीडियो में से, उसको उठाएगा भी, भेजेगा भी और लोगों के पास। अगर तो उसमें कंटेंट में दम है तो आपका चैनल शुरू में ही बढ़िया चल जाएगा, और अगर नहीं होता, वो नहीं चली पहली वीडियो, फिर आप घिसते रहते हो 2-2 साल, फिर कुछ नहीं होता। सिंपल सा है ये। अब मेरे से जो भी नया चैनल शुरू करने के बारे में मेरे से सलाह करता है, मैं सबको यही कहती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत सीरियसली काम करो, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाओ और रेगुलर रहना। इंतज़ार करो कि शुरू की 10 या 15 या 20 वीडियो में से कौन सी वायरल होगी। आप नहीं जान सकते कौन सी वायरल हो जाए, इसलिए हर वीडियो में पूरी जी जान लगा के काम करना। जी, मेरे देवर की शादी हुई है अभी जल्दी में, और मेरी देवरानी ने सबका दिल जीत लिया। मुझे अब बहुत अकेलापन फील होता है। उसके पास बोलने के स्टाइल है, मैं ज़्यादा मक्खन नहीं लगा पाती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखो जी, मक्खन लगाने वाला बोलने वाला जो हिसाब है ना, वो परमानेंट नहीं होता। कम बोलने वाला भी अगर जेन्युइन है और अच्छा है सच में, तो ऐसा नहीं है, उसकी अलग रहती है एक रेपुटेशन। और जो मीठा बोलने वाला है, एक सीधी सी बात है, जो बहुत जल्दी सबको अपना बना लेता है ना, वो बहुत जल्दी छोड़ भी देता है। तो इस चीज़ को लेके इन्फीरियरिटी बिल्कुल मत लाओ। आप जो हो, बी ट्रू टू योर सेल्फ। वो जो है वो अपने लिए कर रही है, हो सकता है उसका अपना नेचर हो, आपका अपना। तो शुरू में ऐसा लगता है, स्टे काम, थोड़ा टाइम बीत जाने दो, फिर देखो क्या होता है। आप अपने ऊपर अपने आप को बिना मतलब चेंज मत करना। अगर आप ठीक चल रहे हो, चलते रहो ऐसे कैसे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं लास्ट एपिसोड में मैसेज किया था, ससुराल बहुत बेकार मिला पर पति बहुत अच्छे हैं मेरे। वो मुझे पैसे देते हैं, खुद मुझे पॉकेट मनी देते हैं, कभी एहसास नहीं होने देते पैसे को लेकर। हेलो दी, कैसे हो आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरा भी सपना है मेरा अपना एक घर हो। मुझे आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहिए जिन पर आपको भरोसा हो। ये बात मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। देखो,
इसमें जो था ना इन्वेस्टमेंट टिप, जब घर बनाने की बात आती है आप कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, एक तो डाक खाने में आरडी होती है, महीने के कटते हैं, ठीक है। आप ले सकते हो एसआईपी में इन्वेस्ट करो, लेकिन एसआईपी में इन्वेस्ट करने में दिक्कत यह है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म में करोगे वो ऐसा है कि अब करोगे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन अगर आपको मकान के लिए करना है तो सिंपली एफडीज़ या आरडी इस तरीके की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा और जुड़ता भी रहेगा। अगर आप एसआईपी में सोचो कि मैंने आज डाला 2 साल बाद मैं निकाल लूँ, हो सकता है 2 साल बाद आपने जितना डाला उतना भी ना रहे, उसमें कम हो जाए, उसमें होता है ऐसा हिसाब। तो वो तो लॉन्ग टर्म की चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैंने मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मुझे जोड़ने का मौका मिला नहीं था। हमारे हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए थे और हम निकल आए थे घर बनाने के लिए। तो वो तो ये था कि पहले की सेविंग से इधर उधर जब जितनी भी, मतलब हम शुरू से जो कमा रहे थे, कुछ भी था, जॉइंट फैमिली में थे जब भी, तो ये प्लॉट ले लिया गया था उस टाइम पे। तो ज़मीन हमारे पास थी, अब बनाने का था, बात करी ठेकेदार से, तो वहाँ पे ये था कि 3 लाख रुपए महीने के आप दे देना और इतने इतने महीने में आपका बन जाएगा। तो हर बार ऐसा होता था कि एक एक चीज़, कभी एक एफडी तुड़वा ली, पीपीएफ में पैसे जमाते, कभी वो तुड़वा लिए। तो हर महीने ऐसा था कि एक एक इन्वेस्टमेंट में तोड़ती रही। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे मेनली एफडीज़ ही थी, है ना। और एक इंश्योरेंस लिया हुआ था आईसीआईसीआई का, उसमें 30,000 रुपये जाते थे साल के, तो वो भी हमने उस टाइम पे फिर मैच्योर करा लिया था उसको। तो ऐसे कभी कहीं से 2 लाख आ गए, कभी कहीं से 2 लाख आ रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और हर महीने का जो है धीरे धीरे हमारा निकलता रहा और तब जाके घर बना। तो आप अगर घर बनाने के लिए ही पैसे जोड़ रहे हो तो सिंपल है, अकाउंट में एफडी वगैरह करवा लो, या फिर वही है कि आप अगर गोल्ड वगैरह लेने की सोचो तो भाई पूरा लेना, 24 कैरेट वाला। ज्वेलरी में नुकसान में रहते हैं, ज्वेलरी लेना बस तभी तक फ़ायदेमंद है अगर आप उतनी पहन लो। बस पहन ली और फिर रख दी और फिर वो सालों रखी है, वो किसी मतलब की नहीं है इन्वेस्टमेंट। जब भी बेचने जाओगे, जब भी जोर पड़ेगा, नहीं बेच पाओगे उसे। बिक भी गई ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि वो हम कितने गरीब हो गए कि हमें अपने जेवर बेचने पड़ गए। तो जेवर में इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो या तो गोल्ड बॉन्ड लेके रख लो, वो एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर 24 कैरेट का अपना लो, जितना भी लेना है, बिस्किट वाले में जो आता है वो। तो ये चीज़ें ये है कि जब बेचने चलोगे तो आपको अच्छे रिटर्न दे देंगी। हेलो मैम, मेरी बहन हमारा घर आई हुई थी हॉलीडेज़ में, तो आप उसके आने के बाद उसकी नंद वहाँ गई, मतलब अपना घर, मतलब दी कि ससुराल में, तो उसने मेरी बहन के पीछे से उसके गोल्ड का नेकलेस निकाल लिया सेफ में से। अब क्या करें, कुछ बोल भी नहीं पा रही, पर मुझे पक्का पता है उसने लिया। और वो बोल रही है कि किस नेकलेस की भरपाई तुम लोग ही करोगे, और थोड़ा और गोल्ड संदूक में रख गई अपना ताला लगाकर। प्लीज़ मैम हेल्प करें जिसमें अपनी बहन का नेकलेस वापस ला सकें। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती भाई, ऐसे चोरों का हिसाब किताब है। तो किसी का जेवर निकाल लिया, रख लिया, इसमें तो क्या ही करेगा आदमी। इसमें कोई माइंड गेम नहीं खेल सकता, ना कोई जवाब देने से बात बनेगी। उसने पहले ही सारी लिमिट क्रॉस कर दी ना, कि सीधे भैया निकाल के किसी का जेवर ये वो ही नहीं। तो इनके घर की बात है, आपकी बहन सिर्फ अपनी पति और अपने सास से कह सकती है, ये काम वही कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाय मैम, यू डिडंट गिव एन आंसर टू माई क्वेश्चन आस्किंग इट अगेन। आई जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे मैनेज करूँ। सारा घर फैला हुआ, मॉर्निंग में उठ के सारे घर में राउंड ले लेकर एक कॉर्नर में बैठ जाती हूँ। टेंशन हो जाती है नाउ एंड बिकम एंग्जियस कि बच्चों के वेकेशन ख़त्म हो जाएंगे, बट घर सेट नहीं हो पा रहा। ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। आई एम वरीड कि वंस स्कूल स्टार्ट, फिर बेटियों की स्टडी को भी मैनेज करना है। प्लीज़ गिव सम टिप्स मैम। मेरा खुद का घर फैला पड़ा है, मुझे भी एंजाइटी हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही कि मैं अपना काम छोड़ के या मैं परेशान होकर बैठ जाऊँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी क्या हुआ, मेरे तो स्कूल शुरू हो ही गए ना, करते करते 16 तारीख हो गई, लेकिन नहीं है टाइम। गुस्सा या दुख तब आए जब हम खाली पड़े हों और वो काम भी नहीं हो रहा। एंजाइटी क्या होती है, सिंपल भाषा में बताऊँ, हमारी एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क, उसके बीच का जितना गैप ज़्यादा होता है ना, उतनी एंजाइटी होती है। सिंपल फार्मूला है।
तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा घर ऐसा 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 हो, कर रहे हैं हम इतना एंजाइटी शुरू, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास घंटे कितने बच रहे हैं, उतने में मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे पूरा अंदेशा था कि शायद मेरे स्कूल खुल जाएंगे, मेरा घर सेट नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, लेकिन वर्किंग मोड में है घर, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मुझे लेना नहीं है घर के लुक्स पे कि बहुत है। अभी कुछ दिन पहले आया था सोफ़े की, कुछ दिन नहीं कल ही, कि सोफ़े की गद्दी चीप लग रही है। वो सोफ़ा बेचारा निगलेक्टेड पड़ा हुआ है, दीवार से आगे हटा हुआ है, उसको मतलब दिन में एक बार बस देख लेते, क्योंकि अब उस पर कोई बैठता ही नहीं ज़्यादा। मुद्दा ये भी हो रहा है, सब बैठते हैं टीवी के पास क्योंकि वहाँ कूलर चल रहा है, सोफ़े पे कोई बैठता ही नहीं, तो इसलिए वो निगलेक्टेड सा पड़ा हुआ है। और इन चक्कर में मैं नहीं पड़ती कि वीडियो में आ रहा है तो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए। तो भैया एंजाइटी मत करो, घर संभालना है, संभल जाएगा। सारे कोनों में चक्कर लगाओ मत, जहाँ खड़ी हो जब तुम्हें लगे कि बहुत फैल रहा है, जहाँ पर बैठी हो उसी के चारों तरफ साफ़ कर दो, खड़ी हो जाओ उसी कोने को साफ़ कर दो जहाँ खड़ी हो। एक कोना भी अगर कर लिया ना शुरू, दूसरा अपने आप अगले दिन नंबर लग जाएगा। या फिर आज जोश में हो तो आज ही कर डालो 4-5, ये भी कर सकती हो जाएगा। इतना प्रेशर मत लो, बच्चे स्कूल खुल जाएंगे तो खुलेंगे ही, वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो होएगा। और फिर वो स्कूल जाने लगेंगी ना, अकेले में ज़्यादा टाइम मिलेगा, तब शायद अच्छे से कर लोगी, इतनी परेशान मत हो। नेक्स्ट, अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए मैं मायके गई, वहाँ बहन ने 6 दिन ही झगड़ा किया, 6 दिन ही झगड़ा किया, जिससे बच्चे ने देख लिया। दोबारा मैं उसमें यही किया और सेम चीज़ बेबी ने देख लिया। वो ये बट अपने पापा को बताना चाहता था, नहीं बताया। मायके में कोई नहीं है। सेकंड टाइम भी झगड़ा हुआ तो बहन ने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया, खुद फिर चुप हो गई। बात तो अब हो रही है बट मेरे दिल से उतर गई। बेबी 4.5 का है, उसके लिए क्या कर सकती हूँ, और बहने की चीज़ें के लिए बताना। 3rd टाइम टाइप कर रही हूँ मैसेज। झगड़े में बोली निकल जा यहाँ से, गली गलौच भी की थी उसने। हस्बैंड सुनेंगे तो मज़े लेंगे बस। मेरे ये नहीं समझ में आता, शादी के बाद जब हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, पर्सनली बता रही हूँ, एक पति और एक अपने बच्चे, अगर सास ससुर घर में रह रहे हैं तो वो, जेठ जेठानी घर में रह रहे हैं तो वो, कुल मिला के हम जिनके साथ छत शेयर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ही इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है कि भाई बहन जिनके लिए पहले जितना था, जो हम एक साथ रहते थे, वो वाली चीज़ इतनी टेंशन लेने वाली बचती नहीं। उनके अगर कोई परेशानी होती है, भैया को, दीदी को, मान लो मैं अपनी बात करूं, वो परेशानी मुझे परेशान करेगी, ठीक है। मैं दुखी हो जाऊंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी, हो भी रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन मेरे बहन ने मुझे ये कह दिया या मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, अब दुख नहीं है, गुस्सा आया। वो गुस्सा मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि मैं अपने घर आके सुकून से रह ना सकूं। अगर उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं भी थोड़ा सा गुस्सा कर लूँगी, भाई बहन है मेरे। उसके बाद मैं अपनी गृहस्थी का संभालूँगी, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाऊँगी, किसके पास इतना टाइम रखा है। तो ये यहाँ तक बात की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, ये वो, मतलब घर है कि क्या है, ये युद्ध का मैदान है। इस हद तक लड़ाई जाने से पहले क्यों नहीं आप बीच में से कट लेती वहाँ से कि भाई मेरे को तो घुसना ही नहीं है इन सब चीज़ों में। मेरी कोशिश है यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना इस चैनल से, ये मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, इन टुच्ची चीज़ों से ऊपर उठो। लड़ाई, ये वो, आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। हमेशा कहती हूँ अपने ऊपर काम करना शुरू करो, इतने व्यस्त, इतने सफल हो कि ये सब चीज़ें ना बेमानी सी लगने लगें। जो और भी कोई कर रहा है ना तो ऐसा लगे कि मतलब क्या ही कर रहे हैं यार, और कुछ बचा नहीं क्या करने के लिए। उस लेवल पे पहुँचो। आप तीनों बहनें आप हो या 2 बहनें हो, सबको मैं नहीं ला सकती, हालांकि वो भी फीमेल हैं, वो भी औरत हैं, उनके लिए भी मेरा तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे जो जुड़ा है, मेरा कंसर्न पहले उससे हो गया ना। तो भाई अपने ऊपर काम करो, नई स्किल सीखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, है ना। जिससे भी मिलो ये सोच के कि एक पॉजिटिविटी फैलानी है, पॉजिटिविटी ही रखनी है, उस तरीके से रहो, ताकि इन छोटे छोटे झगड़े, ये सब चीज़ें ना, इनसे अवॉइड करना ही इन्हें सबसे बेहतर कंडीशन होती है। तो जस्ट अवॉइड, ठीक है।
Hi ma'am, this time I have question related to workplace. I left previous one due to some toxic people and joined new job 6 months back. I am happy and satisfied here, but today I got call from previous workplace as invite for external examiner. I am unable to decide shall I take that as for 2 days and not, because I feel if I go there they will say something and that will sit in my mind for another 1 week. Shall I go as external examiner or protect my mental peace, although I have some good friends and students also there? देखो, इसमें आपको ना अपनी पुरानी कंपनी में जाने से इतना नहीं सोचना चाहिए, आप चले जाओ। इन केस अगर वो देखो कुछ नहीं कहते तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप ये सीख जाओगे फॉर अ लाइफ टाइम कि कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, होल्ड किए हुए होते हैं, असल में वो चीज़ें दूसरों के दिमाग में नहीं चल रही होती। ठीक है, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं कहीं एक वर्क प्लेस पे, तब लोगों का बिहेवियर अलग होता है, लेकिन अब आप अलग चले गए, अब अलग होगा फॉर श्योर। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता, ठीक है, और वो कुछ कहते भी हैं, तो भी केवल 2 दिन की बात है, एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर पे जा रहे हो, जाओ अपना काम करो, बी प्रोफेशनल एंड करके वापस आओ। तो नहीं जाना इज़ नॉट अ डिसीज़न कि आपको लेना चाहिए, जाओ एंड परफॉर्म योर टास्क। थैंक यू, आपने रिप्लाई दिया। मेरे हस्बैंड ने भैया को घर दिलवाने के लिए खुद लोन लिया क्योंकि उनकी माँ चाहती है, इसलिए शादी के शुरू से सास ससुर अपने सैलरी उन्हें ही देते हैं। हमने अपना घर बनवा लिया, लेकिन कर्जे के चलते खुद का घर भी बिकने पर आ रहा है। अपने बताओ, भाई को घर दिलवाने के लिए खुद लोन ले रहे, पता नहीं मतलब जिसको ना देखा वही कम है। इतना कौन करता है कि दूसरे अपने भाई को घर दिलवाने के लिए अपना ही घर बिकने पे आ रहा है। क्या ही समझाएंगे ऐसे आदमी को, क्या ही करेंगे। समझा ही सकती हो कि भाई कुछ तो सोच लो, कुछ तो देख लो, या हम भी उसी घर में जाके रह लें। क्या चाह रहे हैं, मतलब बेस्ट भाई की ट्रॉफ़ी लेनी है, या क्या आगे एक्सपेक्टेशन है कि क्या ही हो जाएगा इससे, क्या सोच के प्लान कर रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी तो पता लगे। एक होता है कि हमने कर दिया किसी का, लेकिन अपने को मार के कर दिया। बात करके सिर्फ ये तो कि मुझे समझा तो दो कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या प्लानिंग है, हमारा फ्यूचर का क्या सोचा है, बच्चों का क्या सोचा है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा पति मेरी 9 साल की बेटी को खुश करने के लिए मुझे मारता पीटता है। आपकी बेटी आपको पिटता देख के खुश होती है या मजाक में मारता पीटता है? ये तो कोई बात ना हुई। कैसी तो वो बेटी है जो माँ को पिटता देख के खुश हो रही है, कैसा वो पति है। सिंपली मना कर दो, अगर वो मारता पीटता है तो अलग हो जाओ, बचो। पलट के मार नहीं सकते, एटलीस्ट जब कोई मार रहा है तो उससे बच तो सकते हो यार। कोई एक बार धोखे से हाथ उठा देगा, 2 बार उठा देगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ रोकनी है तो एटलीस्ट आप बचो, तो कमरे से बाहर चले जाओ, कुछ भी करो। लेकिन ये तो अटपटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैम मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। मेरी नंद, शी इज़ मैरिड बट हस्बैंड की डेथ हो गई है, एक बच्चा भी है, मेरे साथ रहती है और मेरी उनके साथ नहीं बनती। मैं इंदौर में रहती हूँ, जब भी मैं अपने ससुराल आती हूँ तो बहुत टोक रहती है, क्या करूँ मैं? नंद से नहीं बनती आपकी, बाकी अगर सबसे बनती है तो झेला जा सकता है एक आइटम तो ऐसा, लेकिन नहीं बनती वाले में देखो, मुझे तो आ गया ये करना। मतलब सिंपल ये है, किसी के साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं है, मुझे उसके साथ छोड़ दिया 2-3 घंटे के लिए, 2-3 घंटे नहीं, लेकिन आपकी बात ज़्यादा है, तो सिंपल है भाई, आपके जो काम है आप वो करते रहो। मतलब अवॉइड करना हमें सीखना ही पड़ेगा। देखो, वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग होते हैं जिनको आप ना टाल सकते हो और ना जिनके साथ आप टाइम सही से स्पेंड कर सकते हो, तो आपको उन्हें झेलना होता है। तो वो बात है कि जितना उनको आप सामने रहते हुए भी अदृश्य करने का टैलेंट अपने अंदर डेवलप कर लोगे, उतनी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, है ना। थोड़ा सा ऐसे बंदों के लिए बहरे और गूंगे बन जाना ज़्यादा सही है, जिनको आप ठीक नहीं कर सकते। वो कुछ कह भी रहे हैं, कोशिश करो आपको सुनाई ना आए, सुन भी गया तो लेट इट बी, कि बहुत लाइटली लेना, उसको डाइल्यूट करके पहले ही दिमाग में प्रोसेस कर लो कि हाँ उसने बोला है तो इस चीज़ की कोई वैल्यू है नहीं, है ना। तो इतना ये सब चीज़ है ना, आपको धीरे धीरे अपना लानी पड़ेंगी अंदर, क्योंकि आज नंद है कल कोई और होगा, लेकिन होती हैं चीज़ें।
तो इग्नोराय नमा जो कहते हैं ना, ओम इग्नोराय नमा, वो सीखो। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड को हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ और उनके फैमिली मेम्बर हमेशा सही होते हैं, उनके लिए हर चीज़ पे मेरी ही गलती होती है, प्लीज़ बताओगा ज़रूर, मैं क्या करूँ। लॉजिकली डिस्कस करो। जब आपकी गलती नहीं है तो एक बात उनसे लॉजिकली करो कि अगर ये मुद्दा किसी भी बाहर वाले को सुनाया जाए तो ये चीज़ जो मैंने कही ये कैसे गलत है, और वो चीज़ जो वो कर रहे हैं वो कैसे सही है। किसी को भी बोलोगे तो वो यही बोलेगा, है ना। तो अगर आप 4 या 5 लोग, आपको लगता है कि सूरज रात में उगता है, मैं कह रही हूँ सूरज दिन में उगता है, तो बाकी सबकी नज़र में सूरज दिन में ही उगता है। अब आप अपना चारों आपस में करते रहो। तो इसमें आपको लॉजिकली उनसे डिस्कस क्या कह लो या बहस कह लो या बात कह लो, वो करनी पड़ेगी पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली। तब जाके कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई इसमें दिमाग है और ये मतलब पॉइंट वाइज वाली बात जो है वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसको हम बिल्कुल हल्के में ले सकते हैं या बिल्कुल इसको पागल बना लें। तो ना आपको अपनी विजडम वहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी ऐसी कंडीशन में, जब जाके आपको थोड़ा सा माना जाएगा कि ये कुछ कह रही है तो इसकी सुन लो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन है ये कि उसका BF उसे दिन भर टाइम नहीं देता, एक मैसेज तक नहीं करता, रात को लेट नाइट बात करता है, वो भी कुछ देर के लिए और बिना बताए, ऑफलाइन भी चला जाता है और ज़्यादातर वैसे ही टाइप की बात करता है। नेक्स्ट डे उसका मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करता, वो कुछ कहती है तो कहता है कि मेरी शॉप है, मैं उसमें बिज़ी, और दिन में क्या ही बात करूं। उसे उसका नेचर समझ नहीं आ रहा। अभी उसने उसको शादी के लिए प्रपोज़ किया बट मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया क्योंकि कोई इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता और कास्ट भी अलग है। क्या उसने सही किया, आपको क्या लगता है? जी हाँ, उसने सही किया। हमारा लव रिलेशनशिप टोटली हमारे फीलिंग्स पे है, और जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। शादी के बाद ये चीज़ें हों तो ये होता है कि चल भाई रिश्ता है, कौन 10 जगह शादियां करेगा, नाम अपना ख़राब करेगा, तो एडजस्ट करो, इसी को ठोक पीट के सही कर लो रिश्ते को, बात आती है ना। लेकिन जब आपका केवल एक रिलेशनशिप है, वो भी आधा अधूरा सा है ना, तो अगर उसमें ही आपको वाइब्स नहीं आ रही कि नहीं मैचिंग हो रहा, दैट्स छड्डो परे। नेक्स्ट दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हौजरी वाले जो नाइट सूट का पैंट लंबे हो जाते हैं उसे छोटा कैसे कर सकते हैं? उसमें मशीन चलती नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई दी। उसमें मशीन चल जाएगी, उसमें एक तो सुई पतली वाली लगती है शायद, हाँ नहीं भी है ना सुई, नॉर्मल 16 नंबर की सुई से भी अगर आप कर रहे हो, न्यूज़पेपर की पतली पतली पट्टी काट लो और कपड़े के ऊपर पहले उसे रख के जब मशीन चलाओ तब चल जाएगी उस पर। और थोड़ा सा छोटा टाँका रखना मशीन का, एक आध जगह वो आएगा लूप सा, लेकिन हो जाएगा जुगाड़। या फिर दूसरा तरीका सिंपल ये है कि मशीन नहीं चलती लेकिन हाथ की सुई को कोई नहीं रोक सकता, कट करो, सिंपल फोल्ड करो, हाथ से तुरपाई कर दो, हो गया छोटा। नेक्स्ट, हाय दी, मैरिज को 4 साल हो गए हैं, हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, ना कभी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पति ने मेरे मायके जाते हैं, ना मुझे कभी अपने साथ लेकर जाते हैं, बोलो तो कहते हैं मुझसे नहीं लेकर जाया जाता कहीं साथ। स्टार्टिंग से जब भी हमारी लड़ाई हुई हमेशा मैंने ही बात की, बट अब ज़्यादा लड़ाई होने लगी है, अगर मैं बात नहीं करूँ तो बात नहीं करते, चाहे कितने दिन हो जाएं। इवन बच्चों से भी नहीं करते, कुछ बोलो तो कहते हैं जो करना है कर लो। मैं फाइनेंशियल भी घर वालों पर डिपेंड हूँ, पैसे भी नहीं देते। देवर देवरानी खूब घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूँ दी, समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करना। पति से कोई कुछ भी बोले उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, अपनी ही चलाते हैं, मेल ईगो बहुत है। किस्मत की बात है, उसी घर में देवर है वो ऐसा नहीं है और आपके पति हैं वो ऐसे हैं, किस्मत की बात है। लेकिन कीप ट्राइंग, बंदे चेंज होते हैं, ठीक है ना। अगर वो आपके बोलने के बाद कितना भी दिन आप चुप रह लो तब नहीं बोल रहे तो फिर आप चुप रहना बंद कर दो। पिछली बार मैंने यही कहा था ना कि जो आदमी ऐसा होता है कि झगड़ा कर लिया, फिर चाहे गलती उनकी हो या हमारी, हम ही बोलना है तो फिर हमारे हाथ में हम कब बोलें, है ना। तो वो चीज़ भी आप फॉलो करते रहो कि जब आपको भी गुस्सा आ रहा उन्हें भी गुस्सा आ रहा, आपने बोलना बंद कर दिया उन्होंने बोलना बंद कर दिया, लेकिन फिर उनका इंतज़ार मत देखो कि अब ये बोलेंगे, आप ये मान के चलो कि ये तो नहीं बोलेंगे। यही मैंने कहा था ना पिछली बार तो कि ये नहीं बोलेंगे। अब जब बोलना हमें ही बोलना, जब ठीक करना हमें ही करना, जब आपको लगे आपका गुस्सा शांत हो गया तब उनसे बात करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यही बात हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था कि वो बोलने लगेंगे,
धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि हाँ, एक बार हो गया तो ये बोलती ही नहीं है बात तक, एक बार में कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़, भले ही कोई दिखाए कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सबको पड़ता है। ठीक, तो अब आपका ये है जी, इसमें आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन भी वो है कि उन पे ही डिपेंड हो सब कुछ हो। अब आप ना एक तो देवर देवरानी की तरफ मत देखो कि उनसे अपनी तुलना करो, सिर्फ अपने रिश्ते को देखो। आपको उस पर काम करना है। अगर आपको पता है कि गुस्से के बाद जो है वो बात नहीं करेंगे, तो कम से कम कंडीशन में जब आपका लगे आपका गुस्सा शांत हो गया, आप बात कर लो। और दूसरी क्या है कि वो कहीं लेके नहीं जाते कहीं पर भी, उसमें ये आप खुद चले जाओ। बात वो है कि पैसे भी नहीं देते हाथ में, उसके लिए आपको उनसे कहना पड़ेगा कि मैं अकेली चली जाऊँ बच्चों को ले गया कहीं और, तो पैसे तो दे दो। एक एक करके पॉइंट जो है वो उनसे मनवाना शुरू करो। सारी चीज़ें एक साथ करवाओगे, कुछ नहीं होने का। और कभी भी गलती से दूसरे के रिश्ते को देख के अपनी तुलना मत करना। जस्ट बी योरसेल्फ। आपकी किस्मत में ये पति है, आपको इसे ही ठीक करके बढ़िया बनाना है। नेक्स्ट, मैम सच सच बताना, क्या आपको कभी बेबी बॉय होने की इच्छा थी? मैं जानती हूँ कि आप अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हो, पर क्या कभी आपको लड़के की भी इच्छा थी या आपको लड़की ही चाहिए थी? मैं प्रेग्नेंट हूँ मैम, मुझे लड़का और लड़की दोनों चलेंगे। मेरे दिल से बहुत इच्छा है कि बेबी बॉय हो, मुझे बेबी बॉय बहुत पसंद है। क्या मेरी सोच गलत है? नहीं, जैसे लड़की की इच्छा करना गलत नहीं है, लड़कों की इच्छा करना भी गलत नहीं है। भाई, दोनों ही चीज़ें प्रकृति के लिए ज़रूरी हैं। मेरा मानना ये है, अगर इन दोनों में से भी मेरे कोई लड़का होता या दोनों लड़के भी होते, तो भी मैं उन्हें भी उतना ही प्यार करती। थोड़ा सा मन में रहता, क्योंकि मुझे बेटियां पसंद थी जो भी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मन में रहता। पर ऐसा तो नहीं है बेटे होते तो मैं रोती या उनको प्यार नहीं करती। मेरा कहना यही है, ईश्वर की कृपा से आपको बेटा मिला या बेटी, जो मिला उसी को स्वीकार करो पूरे मन से। ये ना हो कि बेटा हो गया तो आए बेटी क्यों नहीं आई, या बेटियां हो गई तो अरे बेटा क्यों नहीं है। देखो, परिवार दोनों के बिना अधूरा होगा। अगर बात अधूरेपन की है, जिस घर में बेटा नहीं है, कहीं ना कहीं त्योहारों पर वहाँ भी खलेगा, अधूरापन वहाँ भी रहेगा, क्योंकि भाई के जो नेक है वो रह जाएंगे। सेम चीज़ है, जिस घर में बेटी नहीं है, खाली बेटे बेटे हैं, वहाँ भी खलेगा, क्योंकि उस घर में बेटी नहीं है ना। तो जो बेटे की एक रौनक है वो बेटे की है, जो बेटी की है वो बेटी की है। अगर कंप्लीशन पे आ जाओ तो चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन आदमी ज़िद में करे जा रहा है बच्चे, या अबॉर्शन किए जा रहा है, बेटियों को मार रहा है बेटे की वजह से। मुझे इस चीज़ से चिढ़ है। मुझे बेटों से ऐसा नहीं कि बेटों से चिढ़ है, लेकिन ज़िद नहीं करनी चाहिए इस मामले में। अब जब पेट में होता है बच्चा, तो कभी आपने किसी को कहते सुना है कि तेरा मतलब तेरी बाबू कैसी है पेट में? सब यही कहते हैं कि तेरा बाबू कैसा है ना, बच्चा कैसा है, बच्चा ठीक है। कभी सुना है डॉक्टर को भी कहते हुए कि बच्ची ठीक है? तो ये एक वो रहती है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो वो मेल वाली ही आपके मुंह से बात भी निकलती है, वैसी इच्छा सी भी आती होंगी। लेकिन बाद में जब हो जाए उसके बाद नहीं करना चाहिए। रही बात यह कि जी मेरी भी कोई इच्छा थी, देखो मेरी तो हालत ऐसी थी इनफर्टिलिटी के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। रात दिन यही प्रार्थना होती थी, बेटा या बेटी जो हो स्वस्थ हो, वो भी बच जाए, और हो सके तो मैं भी बच जाऊं। मुझे तो यही लगता था कि कहीं मैं ही ना चल बसूं उस चीज़ में। एक फोबिया सा था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरी बहन मतलब जा चुकी उसमें, तो वो मेरे दिमाग में चलती थी चीज़ें कि कहीं उस टाइम पे मैं ही ना कुछ हो जाए। तो पता लगा इतने मानधान के बाद बच्चा मिल भी रहा है और मैं उसे ले भी ना पाऊँ हाथ में, वो चीज़ थी। तो मेरे लिए तो मैटर ही नहीं करता था कि लड़का होगा या लड़की होगा, जो होता मुझे स्वीकार था। नेक्स्ट, दी हम दोनों वर्किंग हैं, इस बात से मेरी जिठानी सास ससुर ने लड़ाई करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर हमने अपना घर बना लिया। 3 साल बाद सास को कैंसर हो गया। अब बोलती हैं कि सेवा करो। ससुर की पूरी प्रॉपर्टी जेठ ने ले ली, हमें कुछ नहीं दिया। ये कहते हैं कि इनकी दोनों की तो जॉब है, आप बताओ क्या करें। ऐसे कह के कौन करवाता है सेवा की सेवा करो। आप भी भाई, आपका अगर मन पसीज रहा है आपके हस्बैंड का कि भाई कर देनी चाहिए, कर दो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। लेकिन अगर कोई डंडा लेकर करवा रहा सेवा करो, तो आप भी टेक्निकली मना कर सकते हो कि हम तो हैं ही नहीं उसमें, हमें तो निकाल ही दिया था ना बाहर। अब हम तो अपना यूनिट फैमिली में रह रहे हैं, तो हमारा क्या रोल है इसमें? जहाँ पे रह रहे हो, जिन्हें दे रहे हो, सब कुछ है, वो करें ना करें, उसमें फिर हमारा क्या रोल रह गया? हमें भैया तो वो था आप छोड़ के आ गए, आपको निकाल दिया ना। तो अगर कोई डंडा लेके ज़बरदस्ती कह रहा है तो आप भी सीधे मना कर सकते हो।
मानवता के नाते कह रहा है तो मानवता के नाते आपका कॉल है कि आप चाहो तो कर दो। नेक्स्ट, हम भी घर ढूंढ रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं आपका घर अच्छा लगता है। इफ़ यू डोंट माइंड आंसरिंग दिस, आपका घर कितने गज का बना हुआ है? 94 गज में है। नीचे पता है मुझे 2 रूम 2 बाथरूम किचन है और थोड़ा एरिया बाहर का है। ऊपर क्या सिर्फ 1 रूम और 2 बैल्कनी है? 1 रूम है, 1 बैल्कनी है जिसमें मैं कपड़े सुखाती हूँ। बाहर 1 कमरे की जो बेडरूम के ऊपर की है वो छत है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। देन सबसे ऊपर वाली छत के लिए जीना है, ये सब चीज़ें हैं। इस तरीके का है। लेकिन ये नक्शा मैंने खुद बनाया था, ऐसा नक्शा आपको ढूंढने से भी मिलेगा नहीं। बात ये है, इसमें वास्तु का भी मैंने ध्यान रखा है और कोई भी कोना अनयूटिलाइज न रह जाए इसका भी ध्यान रखा है। मैक्सिमम जो कर सकती थी इसमें मैंने स्पेस का वो किया हुआ है। लेकिन अब फिर से इंटीरियर सब कुछ चेंज हो गया तो फिर चीज़ें बदल रही, तो आपको नई नई चीज़ें मिल जाएंगी। आप जस्ट सर्च करो कि इतने गज का मकान या इतने गज का मैप, आपको मिल जाएगा एक आइडिया। ठीक है, तो ये हो गए एपिसोड 107 के 114 प्रश्नों के कमेंट के जो भी रिप्लाई मुझे करने थे। अभी आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका या आपके किसी परिचित का ऐसा सवाल हो तो कमेंट में टाइप कर देना। 2 दिन बाद जो एपिसोड आएगा उसमें आपका कमेंट आ जाएगा। एंड और दूसरे दोनों चैनलों से नहीं जुड़े हुए हो तो वहाँ भी जुड़ जाओ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।